सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा जिम स्केया को। तो अभी जेम्स फर्ग्यूसन या फिर इन्हें जिम स्केया के नाम से भी जानते हैं और अभी इन्हीं को आईपीसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। आईपीसीसी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक इकाई है जिसकी स्थापना होती है 1988 में, और ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले इसके खतरों का आकलन करती है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जिम स्केया। बाकी आप जानते हो अभी चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर बने पेन गोंगशैंग, ट्विटर के सीईओ बने लिंडा याकारिनो, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड बनी दिल्मा रूसेफ। ये ब्राजील से हैं। तो ये नाम वही हैं जो अभी हमने न्यूज़ में पढ़े थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है, और भारत 2027 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। अभी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है। और आपको बता दूं, करीब 50 सालों में ये पहला मौका होगा जब भारत को इस आयोग की अध्यक्षता मिली है, क्योंकि इससे पहले 1975 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, वैसे भारत अभी कई कारणों से न्यूज़ में था, जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट आपको याद है, भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, वासेनार एग्रीमेंट का हेड भारत है, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है भारत, और 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये भारत में होंगे, और अगले साल 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है भारत, और इस साल मिस वर्ल्ड का आयोजन ये भारत में होगा जो 71 नंबर का होगा। उसके अलावा आपने पढ़ा था भारत आर्टेमिस मिशन समझौते का कौन से नंबर का सदस्य देश बना? 27वां। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन ग्लोबल समिट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेशन की मेजबानी ये भारत ने की, और अभी भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता को भी ग्रहण कर लिया, और भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की। तो इन सब कारण से भारत अभी न्यूज़ में था। वैसे यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं, देखो यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल से है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों के समूह की चौथी बैठक अभी आयोजित हुई कहाँ पे? गोवा में, गोवा के पणजी में, और इस बैठक की थीम रही है फ्यूल फॉर फ्यूचर। ये इसकी चौथी बैठक है। आप पूछोगे पहली, दूसरी, तीसरी कहाँ हुई? तो पहली बंगलुरु में हुई थी, दूसरी गांधीनगर में, तीसरी हुई मुंबई में, और ये चौथी हुई गोवा में। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी G20 संस्कृति समूह की तीसरी बैठक ये हुई थी हम्पी में, रोजगार समूह की पहली बैठक हुई जोधपुर में, अभी पर्यटन समूह की तीसरी बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में, और G20 की शिक्षा समूह की पहली बैठक ये चेन्नई में हुई। अभी हमने पढ़ा था आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। बाकी बात G20 की है, आपको पता है इसमें 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में अध्यक्षता भारत के पास है, और थीम क्या है इस बार? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और शेरपा है अमिताभ कांत। इसका लोगो भी मैंने आपको बताया था, लोगो में कमल का फूल है। पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा फूल है? कमल का फूल है। और उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? थोड़ा डीप में जाए एग्जामिनर तो कितनी पंखुड़ियां पूछ ले? 7 पंखुड़ियां हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं 7 महाद्वीप को और संगीत के 7 स्वरों को। और अगले साल 2024 में G20 की अध्यक्षता ये कौन सा देश करेगा? ये भी ध्यान रखना, ब्राज़ील। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये कर रहा है कौन? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है।
आसियान देशों की अध्यक्षता किसने की या कहाँ पे हुई? बाली, इंडोनेशिया में। अभी G7 की अध्यक्षता की जापान में, और क्वाड समिट भी जापान में हुआ अभी, अगले साल तो हम करेंगे, आपको पता ही है। और एक बिम्स्टेक भी याद रखना, बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2023 में थाईलैंड के पास है। तो ध्यान रखना ये बातें। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में सोनी परियोजना ये शुरू की गई? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सौराष्ट्र के लोगों के लिए ये नई परियोजना शुरू की है। सोनी की फुल फॉर्म होती है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना। तो क्या होगा इस योजना में? तो सौराष्ट्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, पानी कहां से आएगा? तो उसके लिए लक्ष्य रखा है कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है उसमें जो अतिरिक्त बाढ़ का पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा पाइपलाइन के थ्रू। तो याद रखना, ये सोनी परियोजना गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में भी कहां? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र से याद होगा आपको, अभी रणजी ट्रॉफी को किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। क्या आप बता सकते हो इसने किसको हरा करके जीता? ये मैंने उल्टा प्रश्न पूछ लिया आपसे। बाकी बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और आपको पता है भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य ये आपका गुजरात है। तो विश्व में कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा है? तो आंसर होगा कनाडा। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी, ये केवड़िया है। और केवड़िया से याद आएंगे 2 पॉइंट कि अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। और केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, लंबाई 182 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। वैसे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी आपको यहीं मिलेगा, गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम। और भारत में यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है धोलावीरा, जो गुजरात में है, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा। कौन सा? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? यहीं पे, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वैसे कांडला पोर्ट का नाम बदल के पंडित दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। और ये भारत का पहला निर्यात संस्करण जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अभी प्रधानमंत्री जी ने राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसका नाम बदल के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। और याद रखना, अगर पूछे किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई, तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के महसाणा जिले में। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख करने की भी घोषणा की है गुजरात ने। अभी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू हुई गुजरात में। और देश के पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहाँ पे स्थापित हुई? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के महसाणा जिले में। और विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ये भारत के किस राज्य में स्थापित हुआ? गुजरात में, गुजरात के सूरत में। और सूरत में आप जानते ही हो, भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी है सूरत में। और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बन रहा है सूरत में ही। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आप यहाँ से याद रखें। बाकी बढ़ते हम आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा ये क्रैच नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिससे राज्य की कामकाजी महिलाओं को फायदा होगा। कैसे होगा? तो मान लो अगर कोई वर्किंग वुमेन है और उसका कोई छोटा बच्चा है, तो वो जिस संस्थान में, जिस इंडस्ट्री में जहाँ पर भी वो काम करती है, वहाँ पे क्रैच रूम बनाए जाएंगे। और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वो वुमेन जहाँ पे वो काम करने जाएगी, वहाँ पे इन क्रैच रूम में अपने बच्चों को छोड़ देगी, जहाँ पे प्रशिक्षित जो स्किल्ड क्रैच वर्कर्स होंगे वो उस बच्चे की देखरेख करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसे खिलौने से खिलाएंगे, समय होने पे पौष्टिक भोजन कराएंगे, स्वास्थ्य की जांच करेंगे, टीकाकरण होगा और शिक्षा वगैरह सभी फैसिलिटी वहाँ पे उस बच्चे को मिलेगी, ताकि उसकी माँ को चिंता न रहे उसके बच्चे की, और वो अपना 100% उस संस्था के लिए जो भी उसका काम है उसको दे पाए। वरना क्या होता है, नई जो माँ बनती है, औरतें, लेडीज़ होती हैं, भाई शुरुआत में 6 महीने की तो लीव उन्हें मिल जाती है, लेकिन 6 महीने बाद ऐसा थोड़ी ना वो बच्चे को भूल जाएंगी। फिर बच्चे को अगर वो घर पे छोड़ के आती है तो माँ का तो मन, माँ तो माँ होती है, उसका तो मन बच्चे में लगा रहेगा, तो वो 100% अपने काम में नहीं दे पाएगी। तो उसी के लिए ये क्रैच
सुविधा, ये क्रेच नीति यहाँ पे राज्य में शुरू की है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को लेकर के जाएगी। मतलब ये क्रेच रूम वहीं पे जहाँ पे उस संस्था में काम करती होगी वहीं पे कहीं पे खोले जाएंगे। तो जितनी भी वुमेन्स जो प्रेग्नेंट या अभी जिनके बेबी हुआ है और वो वर्कर्स हैं उस संस्था में, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे लेकर के आएंगी, वहाँ पे छोड़ देगी, वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाएगा और वो अपना 100% वुमेन्स अपने काम पे ध्यान देगी। जब वो घर पे लौटेंगी तो बच्चों को वापस लेकर के आ जाएंगी घर पे। लेकिन सरकार ने ऐसा कहा कि जिस संस्था में 50 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, वहाँ पे क्रेच खोलना अनिवार्य होगा। अगर कम वर्कर्स हैं तो आपकी इच्छा है, आप खोल भी सकते हो, नहीं भी खोल सकते, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो खोलने ही पड़ेंगे। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ हो गई। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये कहाँ बन रहा है? तो आंसर होगा राखीगढ़ी, हरियाणा में। और भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये कहाँ पे स्थापित हुआ? फरीदा, हरियाणा में, यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। और सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये बना फतेहाबाद में। वैसे अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और चिराग योजना हरियाणा ने शुरू की थी, उससे पहले ई अधिगम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम मतलब इसमें ऐसी सिटीज आएंगी जिसमें कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। तो अब इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है बंगलुरु। तो इस तरह से इसमें कितने अब शहर हो चुके हैं शामिल? तो आंसर होगा 41, जिसमें से बंगलुरु नवीनतम शहर है। बात करें वैसे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की, तो इसकी स्थापना होती है 2012 में। इसका उद्देश्य है शहर की समृद्धि के लिए जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का रहन सहन हो गया, वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषा, उसका डेवलपमेंट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बंगलुरु इसमें शामिल हुआ। तो बंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुला? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और आप जानते हो 2022 का डुरंड कप ये किसने जीता था? डुरंड कप का, चलो ये बताओ आप तो पहले, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसको बंगलुरु में आंसर तो बता ही दूंगा फिर आपको। बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था, तो इसका संबंध फुटबॉल से हो गया, ध्यान रखना। चलो फिर आपके लिए दूसरा प्रश्न तैयार हो जाता है कि इस बार का 2023 में जो इसका 132वां संस्करण है, इसका आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है, ये बता दो चलो आप। और अभी बंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पे स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्थापित हुआ। केम्पेगौड़ा जी की स्टेचू है ये। और बंगलुरु में आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर आपको बंगलुरु में मिल जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने बात की कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में अभी नवीनतम भारतीय शहर कौन सा शामिल हुआ या भारत का पहला शहर? तो बंगलुरु हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ये किसे चुना गया? तो आंसर होगा मुंबई को। और अभी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला किसे? हैदराबाद को। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। तो हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में मनाया जाता है। तो मानव तस्करी में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का शोषण, उन्हें श्रम या यौन कार्य के लिए मजबूर करना शामिल है। और अभी इसी के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 30 जुलाई को। थीम की बात करेंगे तो रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम है। अच्छा, थीम से याद आता है, अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा था ना हेपेटाइटिस डे वाला, उसकी थीम होगी वन लाइफ वन लिवर। मैंने आपको थीम बताई थी वी आर नो वेटिंग करके, तो वो उसकी थीम नहीं है। एक्चुअली में जहाँ से मैंने न्यूज़ लिया था वहाँ पे वही थीम दे रखा था, और मैंने थीम को चेक करने के लिए सर्च भी मारा, लेकिन फिर मैंने एक और जगह उस थीम को देखा तो फिर मुझे लगा कि यही थीम है। फिर कल जब आप लोगों के कमेंट पढ़े तो मैंने WHO खोल करके देखा तो वहाँ पे वन लाइफ वन लीवर थीम लिखा हुआ था, और जो वी आर नॉट वेटिंग है वो भी थीम था, लेकिन वो किसी और के द्वारा किया हुआ था। तो अब मैंने सोच लिया है जब भी डे वाला क्वेश्चन आएगा जो उसकी थीम होगी तो उसकी ओरिजिनल साइट पे जाकर के मैं थीम लेकर के और वहीं से फोटो भी ले लिया करूँगा, ताकि डाउट ही खत्म हो जाएगा। बाकी अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे आपने इसको नोट्स बनाते हो, लिखते हो, तो इसकी थीम को लिख लेना वन लाइफ वन लीवर,
बाकी और कई जगह दिक्कत नहीं थी, और कई बार ऐसी कोई दिक्कत होती है तो मैं दूसरे दिन आपको करेक्शन भी करवा देता हूँ। ठीक है, ह्यूमन है, कई बार गलती हो जाती है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी, और क्या कर सकता हूँ मैं, क्षमा करें, सॉरी, बस आप इसको ठीक कर लेना, है ना। चलो इस बात पे जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। चलो फिर याद है तो बोलना हमारे साथ। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट्स डे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस GST डे भी मनाया, और 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे हो गया, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे है, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हो गया, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस इनकम टैक्स डे हो गया, 26 जुलाई को कारगिल दिवस था, 26 जुलाई को मैंग्रोव संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया, 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया, और भी 29 जुलाई को आपने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस टाइगर डे भी मनाया था। तो जुलाई के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा ऋषि राज ने। तो कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाले नायकों के अदम्य साहस का सम्मान करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान पर यह बुक लिखी गई है, जिसे अभी लॉन्च किया रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने, और इस बुक को लिखा है ऋषि राज ने। बाकी आप जानते हो डॉक्टर ओम प्रकाश कौल, इन्होंने राग प्रकाश नाम से बुक लिखी। रूपा पाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम से बुक लिखी, और एस हुसैन जेदी रॉ हिटमैन नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये बुक्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा केसी फेयर। केसी फेयर ये साउथ अफ्रीका के रहने वाली हैं। इनकी उम्र है 16 वर्ष 26 दिन, और इतनी उम्र में अभी फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। अब आप पूछोगे कि ये फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और फुटबॉल से एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। इसका 132वां संस्करण ये कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर होगा कोलकाता में। डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। वैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई थी 2023 में। इसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा करके। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप अभी इसका 22वां संस्करण हुआ था कतर में, जिसका शुभंकर है लाइव, और इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हरा के। और अगली बार 4-4 साल में होता है ना, तो अभी 2022 में हुआ, तो अब 2026 में होगा। 2026 में कहाँ होगा? तो 3 देशों में होगा, USA, मैक्सिको और कनाडा में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा चाइना में। तो बात कर रहे हैं जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 की। इसका आयोजन हुआ चाइना के मकाऊ में। अभी हमने देखा कि इसमें त्रिपुरा के अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है, और इस तरह से भारत ने अभी तक तो 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीत लिया। गोल्ड कौन कौन लेकर के आए? एक तो ये अस्मिता डे, और एक उन्नति, और एक अरुण। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारी फटाफट वाली सीरीज में। आज की फटाफट सीरीज में आपके लिए फटाफट से मैं लेकर के आया हूँ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। अब आपको भी फटाफट से इनका उत्तर देना है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद आराम से उत्तर लगाइए, सोच सोच के लगाओ, और फिर देखो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपको कितने के उत्तर आते हैं, बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ताकि जो उत्तर आपको नहीं आए या आप क्रॉस चेक कर सको कि आपके कितने आंसर सही हैं। और जो आपके आंसर सही नहीं होते ना, साथ के साथ याद कर लो, साथ के साथ याद करोगे, याद हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज रिवीजन आपका डेली करवा रहा हूँ।
अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूँ, जैसे आज अवार्ड्स ले लिया, कल कुछ और टॉपिक ले लेंगे, परसों कुछ और टॉपिक होगा, जैसे बुक्स हो गया, फिर सबमिट्स हो जाएगी, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज, फिर रैंकिंग इंडेक्सेस, फिर अपॉइंटमेंट्स। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। साथ के साथ टेस्ट भी तो लग रहा है आपका, लाइव टेस्ट हो रहा है भाई साहब, लाइव टेस्ट। फिर क्या बच्चे की जान लोगे? वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो बस दबा करके, ताकि मेरा भी उत्साह बरकरार रहे। चलो अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा बद्री नारायण को, उनके उपन्यास तुमड़ी के शब्द के लिए। और यहाँ पे आप देखना जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं उसके अलावा भी जहाँ पे ज़रूरी मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी आपको दे देता हूँ। तो 10 प्रश्न अगर मैं लेकर के आ रहा हूँ तो आप मान के चलें कम से कम 12, 13, 14, 15 प्रश्न आप करके ही जाओगे। जैसे यहाँ पे हिंदी का हो गया, तो अब अंग्रेजी का मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा में। अंग्रेजी का जीता है अनुराधा रॉय ने उनके उपन्यास ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। वैसे साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये भी तो एक प्रश्न बनता है। तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का किसे मिला, तो ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्जी गॉस्पडिनोव को। ये बुल्गारिया के लेखक हैं, इन्हें इनके नॉवल टाइम शेल्टर के लिए मिला यह अवार्ड। पिछले साल वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए क्योंकि वो गीतांजलि श्री ने जीता था। ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं तो इम्पॉर्टेंट होगा। उनके उपन्यास रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान अभी किसने जीता, तो शिव शंकरी ने जीता उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान की बात करें तो ये जीता है ज्ञान चतुर्वेदी ने उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। अगला प्रश्न है प्रित्जकर पुरस्कार 2023, ये जीता सर डेविड चिपरफील्ड ने और वास्तुकला के क्षेत्र में इसको सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला अभी रिकी केज को। ये बंगलुरु के संगीतकार हैं, याद रखना। और आप यूँ कह सकते हो ये अवार्ड पाने वाले ये चौथे भारतीय हैं। अगला प्रश्न कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार यह भी मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा आशा भोसले को। फिर आपसे पूछा मार्कोनी पुरस्कार 2023, ये मिला हरि बालकृष्णन को। और मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने, ये कोटा राजस्थान से है। तो सच सच बताना आज की शीट आपको कैसी लगी, और हर दिन इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की शीट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कराऊंगा, बस मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। कोई फेसबुक रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा हूँ आपको, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो रिवीजन करते हैं अभी कल का। तो पहला प्रश्न पूछा था विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया, 28 जुलाई को। फिर आपसे पूछा ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया, शंकरी चंद्रन को। फिर आपसे पूछा भारत के 83वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने आदित्य सामंत। फिर आपसे पूछा नीति आयोग ने देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया, केरल में। फिर आपसे पूछा यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने, सुमित नागल। फिर आपसे पूछा अभी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया 29 जुलाई को। फिर आपसे पूछा स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है, जुपिटर 3। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा टेलिस्मैन सेबर अभ्यास का आयोजन ये कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। और आखिरी प्रश्न पूछा किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की, तो आंसर होगा भूटान ने। अभी हम कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा इसका सऊदी अरब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।